आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। देखो ऑटो प्रोटोलिसिस क्या होता है। ऑटो प्रोटोलिसिस हम बोलते हैं उस घटना को जिसमें तुम किसी प्योर कंपाउंड को लेते हो और उस प्योर कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही प्रोटॉन का एक्सचेंज कर लेता है। कहने का मतलब कि एसिड और बेस यहाँ पे कोई अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होता, बल्कि एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है, वो डिफरेंट कंपाउंड नहीं होता। ठीक है, देखो ऑटो प्रोटोलिसिस समझो। एक तो वाटर के केस में आइडिया होगा तुमको, अगर तुम H2O को लेते हो तो H2O के साथ होता क्या है कि H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से H+ आयन को छीन लेगा। अगर ये H2O इस H2O से H+ आयन को छीनता है तो ये बन जाएगा H3O+ एक्वस, क्योंकि वाटर में है, और बिकॉज कि इस H2O का H+ चला गया तो यहाँ पे बचेगा कौन, तो यहाँ पे बच जाएगा OH- आयन। ठीक है, इसी घटना को हम बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस। H2O, ये H2O जो है इस H2O का एक H+ छीन लिया, ये प्योर लिक्विड है। लेफ्ट वाला जो H2O है, राइट वाला H2O का एक H+ छीन लिया तो ये बन गया H3O+, ये बन गया OH-। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लो हम बात करें अमोनिया की, तो ये अमोनिया जो है NH3 का एक H+ छीना तो 3 हाइड्रोजन पहले से था, एक और आ गया तो ये हो जाएगा NH4+। देखो यहाँ पे हम एक्वस नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियम वाटर नहीं है बल्कि अमोनिया है मीडियम। ठीक है, अमोनियकल सोल्यूशन बनेगा, और बिकॉज कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन चला गया तो हम इसे लिखेंगे NH2-। ठीक है बच्चों, और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो CH3COOH है। ठीक है, और CH3COOH का रिएक्शन इसी के सेकंड मॉलिक्यूल से कराते हो तो देखो होता क्या है, ये जो H+ यहाँ से निकलेगा वो इसको प्रोटोनेट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाता है। तो तुम इसको लिख सकते हो CH3C OOH, और इसका H+ यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के पास चला गया तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, O पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ बच गया कौन, तो CH3COO-। सही है, इसी को ऐसे लिख सकते हो CH3COOH2+। ठीक है बच्चों, तो ये घटना कहलाता है ऑटो प्रोटोलिसिस, और इस ऑटो प्रोटोलिसिस के बेसिस पे हम कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था पानी। एक बार हम पानी वाले केस को अच्छे से पढ़ लेंगे, और पानी वाले केस को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा भी आ गया, चाहे अमोनिया आ गया, चाहे ये वाला आ गया, तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पानी से आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग दो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये क्या होता है, तो देखो पानी के केस में देखते हैं। तो अभी हमने देखा था H2O + H2O जब हमने लिखा तो ये बन गया था H3O+ जोड़ OH-। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका होता है, पानी जो है वो सेल्फ आयोनाइज भी करता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, चाहे इसी को सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन का मतलब हुआ H2O का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर गया अपने आयंस में, और ये अगर अपने आयंस में ब्रेक करेगा तो आ जाएगा H+ एक्वस जोड़ OH- एक्वस। पहले ही बताए थे कि हाइड्रोनियम आयन जो रहता है H3O+, जो हाइड्रोनियम आयन है उसी फॉर्म में H+ एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में। तो तुम ये ऊपर का रिएक्शन लिखो चाहे नीचे का रिएक्शन लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से H2O अगर बाहर निकालोगे तो एक H2O से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करो, अगर हम बोले कि K आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम Ki से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Ki बराबर होगा कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। कंसेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। ठीक है, सिंपली ये Kc जो हम लिखा करते थे पहले वो है, लेकिन हमने यहाँ H2O लिक्विड को भी ले लिया। याद करो बताया गया था कि जो प्योर लिक्विड होता है उसका एक्टिव मास है ना, हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट देता है जहाँ से Kc आता था।
तो हम लोग जो कांस्टेंट लेते हैं उसके पहले से हम बात कर रहे हैं H2O का जैसे शुरू में जो कंसंट्रेशन था वो 1000/18 था, 55.55 था। इस चीज़ को तुम पढ़े होगे मोल कॉन्सेप्ट में, कंसंट्रेशन टर्म में। तो इसका शुरू में जो कंसंट्रेशन था वो 1000/18 था। वाटर का कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया। मान लो कि तुमने 1 लीटर पानी लिया था और 1 लीटर पानी में कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो तुम ये कमेंट कर सकते हो कि सर अब इसका कंसंट्रेशन जो है 1000/18 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे कि पानी का जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल डिसोसिएट करता है वाटर। तो अगर वाटर हमारा नेग्लिजिबल डिसोसिएट करेगा तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि वाटर का जो 1000/18 मोलैरिटी होता था प्योर फॉर्म में, वही मोलैरिटी अभी भी होगा। जब ये H+ और OH- में इसका कुछ हिस्सा टूटा भी है तो भी इसके मोलैरिटी पे कोई खास का फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी का डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, Ki बराबर H+ इंटू OH- बाई H2O लिक्विड, ठीक है। अब देखो यहीं से एक और चीज हम पढ़ रहे हैं, लिखो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मेन यहीं से शुरू होता है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो देखो तो अभी क्या जस्ट आया था, पहले तो रिएक्शन लिख दो। H2O लिक्विड से बना H+ एक्वस OH- एक्वस। मान लो स्टार्टिंग में इसका कंसंट्रेशन C मोलर था जो कि बराबर है 1000/18 के। तो इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, C में से C अल्फा तोड़ दिया हमने। अगर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर वाटर का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि 1 में से अल्फा टूटा। तो 1 में से अगर अल्फा टूटा है तो C में से C अल्फा टूटेगा। तो C में से हमने C अल्फा ब्रेक कर लिया, तो H+ भी आ जाएगा C अल्फा मोलर, ये भी आ जाएगा C अल्फा मोलर, ठीक है। अब यहां से अगर आप फिर से आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करो तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड। और हमने बोला था कि ये वाला टर्म बहुत ही छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो जो H2O का कंसंट्रेशन है वो पुराना वाला जो 1000/18 था उसी के बराबर आएगा। इट मीन्स कि हमारा यहाँ पे H2O लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम बच्चों इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो क्या आएगा। अगर हम Ki को कंसंट्रेशन ऑफ H2O से मल्टीप्लाई कर दें, बराबर में है H+ इंटू OH-, और ये H+ OH- कब का है, तो इक्विलिब्रियम का है, सब इक्विलिब्रियम का है, जितना देख रहे हो सब इक्विलिब्रियम का है। तो देखो Ki पहले से कांस्टेंट था और वाटर कांस्टेंट है क्योंकि डिसोसिएशन कोई खास का हुआ नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं जिसका नाम होता है Kw। Kw इन दोनों को, Kw किसके बराबर है, Ki इंटू H2O के बराबर है। तो Kw किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्विलिब्रियम का इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्विलिब्रियम का, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और Kw का नाम होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सही है बच्चों। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो Kw बराबर आता है 10⁻⁻14। अगर मान लो टेम्परेचर आप 25 डिग्री C ले रहे हो तब, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री C है तो Kw का वैल्यू आता है 10⁻⁻14। यूनिट अगर लिखोगे तो मोलरिटी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका ही मोलरिटी, इसका ही मोलरिटी। अगर तुम टेम्परेचर को 62 डिग्री C लेते हो, 62 डिग्री C टेम्परेचर को तुमने बढ़ा दिया, तो देखो तो ये रिएक्शन क्या है, H2O आयोनाइज कर रहा है H+ और OH- में, तो एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड से देखो, H+ और OH- आपस में बॉन्ड बना के रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो बॉन्ड बनाने में एनर्जी रिलीज होता है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन का जो एनर्जी है वो नेगेटिव है, डेल्टा एच जो है नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड का पॉजिटिव होगा। तो इसका डेल्टा एच लिख भी देते हैं, इसका डेल्टा एच होता है, ये जो भी रिएक्शन देख रहे हो इसका डेल्टा एच होता है प्लस 13.6 किलो कैलोरी पर मोल, चाहे 57.3 किलो जूल पर मोल, ये होता है। तो रिएक्शन क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था आपने। तो ऐसा हम नोटिस भी करते हैं, जब 25 डिग्री C से 62 डिग्री C पे जाओगे तो ये जो Kw है ये 10⁻⁻13 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि तुमसे पूछता है कि किसी और टेम्परेचर पे आप ये बताओ कि हम Kw कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें डेल्टा एच पता है, तुम चाहो तो वन टॉप इक्वेशन लगा के Kw को निकाल सकते हो, ठीक है। पॉज करके इसको नोट करो, इधर मिटाते हैं, लेफ्ट साइड में हम मिटाते हैं। वन टॉप इक्वेशन याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे।
क्या लिख सकते हैं हम? नाउ फ्रॉम वांट ऑफ इक्वेशन, तो वांट ऑफ इक्वेशन क्या था? ln kW2 बाई kW1 बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, जहाँ पे डेल्टा एच नॉट जो है वाटर के केस में कितना है 57.3 किलो जूल पर मोल है। तो अगर तुम्हें किसी T1 टेम्परेचर का kW1 दिया है, जैसे मान लो 25 डिग्री सी, तो यहाँ लिखेंगे हम 298 केल्विन। 298 केल्विन का अगर kW1 दिया है और तुमसे किसी दूसरे टेम्परेचर का पूछ रहा है kW, ठीक है, तो आपको डेल्टा एच पता है, T1 पता है, kW1 पता है और T2 पता है, तो kW2 भी निकल जाएगा। मान लो कि सपोज करो बोल रहा है कि 303 केल्विन पे बताइए kW2 क्या होगा, तो क्या इक्वेशन लिखोगे? सपोज करो ये सवाल है, तो क्या लिखोगे? ln kW2 बाई kW1 बराबर डेल्टा एच नॉट बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। वैल्यू पुट कर दो 25 डिग्री सी, अगर T1 के जगह पे हम रख दे 298, तो kW1 के जगह पे रखोगे 10⁻⁻14। T2 आपसे पूछ रहा है कब का? 303 का, तो आपको 303 का निकालना है, तो हमने यहाँ 303 रख दिया, तो kW2 निकल जाएगा। अगर हमें डेल्टा एच नॉट बाई आर मिल जाए तो डेल्टा एच नॉट भी पता है, कितना दिया हुआ है 57.3 किलो जूल, तो किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और नीचे में आर है, तो आर का वैल्यू कितना है 8.314। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो kW2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको दिमाग में रखना, है ना। तो हम kW का एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। kW सिंपली होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और यही हमारा मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, इसी पे हम लोग अभी काम करने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। और देखो बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये बोला गया था कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है वो साइमल्टेनियस भी हो सकता है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अकेला हो। जैसे प्योर वाटर होगा तभी kW नहीं लगेगा, कोई भी सॉल्यूशन हो, एसिडिक चाहे बेसिक, kW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH माइनस लिख सकते हो। अंतर बस इतना है कि H+ और OH माइनस का वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होगा अगर एसिडिक चाहे बेसिक सोल्यूशन है। तो अगर एसिडिक होगा तो H+ ज़्यादा होगा OH माइनस से, बेसिक सोल्यूशन है तो OH माइनस ज़्यादा होगा, और अगर न्यूट्रल है तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। kW का वैल्यू दोनों याद कर लेना, 25 डिग्री सी पे आया 10⁻⁻14 और 62 डिग्री सी पे आया 10⁻⁻13, ठीक है। अब देखिए H2O लिक्विड यही था हमारा, और ये टूटा था H+ एक्वस और OH माइनस एक्वस में। इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा था C आया था 1000/18 मोलर, इक्विलिब्रियम पे हमने लिखा था C माइनस C अल्फा, ये भी आ गया C अल्फा, ये भी आ गया C अल्फा, और यहाँ से हमने लिखा था kW का एक्सप्रेशन H+ इक्विलिब्रियम इंटू OH माइनस इक्विलिब्रियम। अब एक काम करो, वैल्यू पुट कर दो 25 डिग्री सी वाला, तो अगर हम सपोज करो सीधे H+ और OH माइनस का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा C अल्फा, ये भी आएगा C अल्फा, ये हो गया C अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ से C अल्फा बराबर आ जाएगा √kW, और हमारा C अल्फा जो है वो किसके बराबर है? H+ और OH माइनस के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि H+ इक्विलिब्रियम का चाहे OH माइनस इक्विलिब्रियम का बराबर होता है √kW के, ठीक है। लेकिन किस केस में? तो प्योर वाटर के केस में, इन प्योर वाटर के केस में ऐसा होता है, ठीक है। किसी दूसरे सॉल्यूशन में ऐसा होने वाला नहीं है। तो अगर हम kW का वैल्यू पुट कर दें, मान लो हम बात करें 25 डिग्री सी पे, तो 25 डिग्री सी पे H+ बराबर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम का ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। kW का वैल्यू पुट करोगे 10⁻⁻14, तो उसका रूट अगर निकालोगे तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। लेकिन कब? प्योर वाटर में। एसिडिक सॉल्यूशन में ये स्टेटमेंट तो वैलिड होगा, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड होगा, तो ये H+ का जो सोर्स है वो एसिड के द्वारा भी आएगा, तो OH माइनस के कंपैरिजन में H+ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर के केस में ही ये दोनों आपस में इक्वल संभव है, और जब ये इक्वल होता है तभी ये फॉर्मूला आना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब प्योर वाटर है। kW बराबर H+ इंटू OH माइनस, ये फॉर्मूला कब लगेगा? तो ये किसी भी सॉल्यूशन में लग जाएगा, क्योंकि ये सिंपली इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन है,
और इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैंड अलोन भी हो सकता है और चाहे तो साइमल्टेनियस भी हो सकता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए एक बात, एक टर्म होता है pH चाहे pOH, ये होता क्या है, कॉपी के ऊपर में लिख देना। pH सिंपली एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का। pOH की बात करें तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का। OH जो भी दिया हुआ है उसका कंसंट्रेशन का लॉग ले लो और उसमें माइनस साइन लगा दो, तुम्हारा pOH आ जाएगा। pK क्या होता है, pK हो जाएगा माइनस लॉग K। बिल्कुल इसी तरह से बताओ pKb क्या होगा, तो माइनस लॉग Kb, यानी जो भी Kb है उसका लॉग ले लो फिर माइनस साइन ले लो। ठीक है, और भी कोई ले लो, pKh ले लो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एक होता है बाद में आता है, तुम सिंपली समझो कि ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। pKh लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग KH। अभी हमने KW देखा था तो pKw ले लें तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस लॉग KW। ठीक है, px अगर लोगे, x यहाँ कुछ भी हो सकता है तो ये हो जाएगा माइनस लॉग x, यानी सिंपली ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर बिल्कुल उसी तरीके से हम लिखें pH चाहे pOH निकालें तो pH बराबर क्या आएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, यानी माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन आया है 10 का पावर माइनस 7, माइनस 7 आगे जाएगा तो आगे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 7 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो pH आ गया हमारा 7 के बराबर। और बिकॉज की H प्लस और OH माइनस इक्वल है तो pOH निकालोगे तो वो भी 7 आएगा, यानी pH जो है pOH के बराबर हो जाएगा और ये 7 के बराबर होगा कब, 25 डिग्री सी पे, किस केस में, तो प्योर वाटर के केस में। ठीक है, अगर बिल्कुल किसी चीज को तुम निकालो 62 डिग्री सी पे एट 62 डिग्री सी, अगर इसी चीज को तुम 62 डिग्री सी पे निकालो तो 62 डिग्री सी पे KW का वैल्यू था 10 टू द पावर माइनस 13। अगर आप H प्लस निकालोगे, H प्लस बराबर OH माइनस बराबर क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट KW, तो अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 13, अंडर रूट 10 टू द पावर माइनस 13, रूट जो है पावर में हाफ चला जाएगा और 13 में 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6.5। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से, उतना डिटेल में हम नहीं जाते हैं। अगर यहाँ 10 टू द पावर माइनस 7 था तो माइनस 7 आगे आ गया तो pH हमारा 7 आ गया था, pOH भी 7 आया था। तो जब यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 6.5 है, पावर में यहाँ 7 था, यहाँ 6.5 है, तो वहाँ रिजल्ट आया था 7, तो यहाँ 6.5 रिजल्ट आ जाएगा। pH इज इक्वल टू pOH बराबर 6.5 हो जाएगा। तो आपने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, 25 डिग्री सी पे 62 डिग्री सी टेम्परेचर हो गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा हमारा KW बढ़ गया। KW 25 डिग्री सी पे 10 टू द पावर माइनस 14 था, 25 डिग्री सी पे लिख लो यहाँ साइड में, KW 10 टू द पावर माइनस 14 था, पहले लिखवाया हुआ था वैसे। 25 डिग्री सी पे KW 10 टू द पावर माइनस 14 था। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो KW बढ़कर हो गया 10 टू द पावर माइनस 13, तो KW बढ़ गया, H प्लस और OH माइनस भी बढ़ गया, 10 टू द पावर माइनस 7 था, वहां से बढ़ के 10 टू द पावर माइनस 6.5 हो गया। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट का pH क्या हुआ, pH और pOH पहले 7 था और वो घटकर हो गया 6.5। ठीक है, 10 का पावर माइनस 14 की तुलना में 10 का पावर माइनस 13 बड़ा होता है और 10 टू द पावर माइनस 7 के कंपैरिजन में 10 टू द पावर माइनस 6.5 बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो देखो रिएक्शन क्या था, रिएक्शन इंडोथर्मिक था, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW का वैल्यू बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है, 10 टू द पावर माइनस 14 से माइनस 13 हो गया। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KW ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना, KW इंक्रीज करता है। अगर KW इंक्रीज करेगा, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, यानी वाटर और डिसोसिएट करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी और डिसोसिएट करेगा, डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन के बजाय आयोनाइजेशन लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं बार बार, डिसोसिएशन का मतलब होता है कि पानी ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चला गया। देखो इस घटना को हम डिसोसिएशन बोलते हैं। H2O टूटा तो H2 प्लस हाफ O2 दिया, ये है डिसोसिएशन। लेकिन आयोनाइजेशन अगर हम बोलेंगे तो आयोनाइजेशन का मतलब होता है H प्लस जोड़ OH माइनस, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन दिया हुआ है।
वैसे बहुत सारे बुक में आयोनाइजेशन को ही डिसोसिएशन बोल देता है, लेकिन टेक्निकली ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो KW ऑल्सो इंक्रीजेस टेम्परेचर के बढ़ाने पे। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, पानी का जो आयोनाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और वाटर का अगर आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों भी बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेगा तो pH और pOH जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने पे घट जाता है, क्योंकि pH और pOH जो है वो माइनस साइन आगे लगा रहता है। तो अगर H प्लस OH माइनस बढ़ेगा तो pH और pOH घटेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, pH और pOH ऑफ न्यूट्रल पॉइंट डिक्रीजेस। अब देखो, अगर तुम पहले पढ़े होगे कि pH और pOH जोड़ के 14 होता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा डिटेल तुम लोग नहीं पढ़ते थे कि ये 25 डिग्री सी पे होता है। तुम यहाँ कंफ्यूज कर रहे होगे कि दोनों जोड़ के pH है 6.5, pOH है 6.5, तो दोनों जोड़ के 13 आ रहा है। तो क्योंकि टेम्परेचर चेंज कर गया ऐसा इसलिए हो रहा है। अगर तुम टेम्परेचर को फिक्स कर देते 25 डिग्री सी पे, तो pH और pOH को जोड़कर हमेशा 14 आता। pH जोड़ pOH बराबर 14 है ना, यानी pH बढ़ेगा तो pOH घटेगा, pOH बढ़ेगा तो pH घटेगा। लेकिन ये तब होगा जब टेम्परेचर फिक्स होगा। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो pH और pOH का जो सम है वही चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो, फिर उस चीज़ को भी हम बताते हैं जो अभी बोल रहे हैं। मिटाते हैं। देखो बच्चों, KW बराबर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये है KW। एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा लॉग KW, और इधर आ जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ब्रेक कर दो इसको, तो लॉग Mn होता है लॉग M प्लस लॉग N, तो ये हो जाएगा लॉग H प्लस प्लस लॉग ऑफ OH माइनस। दोनों साइड माइनस साइन ले लो, तो माइनस लॉग KW बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। माइनस लॉग KW ये बन जाएगा PKW, माइनस लॉग H प्लस ये बन जाएगा PH, और माइनस लॉग OH माइनस ये बन जाएगा POH। ठीक है, तो देखो क्या रिलेशन आ गया, PH प्लस POH बराबर PKW। ठीक है बच्चों, 25 डिग्री सी पे अगर हम 25 डिग्री सी पे बात करें, तो 25 डिग्री सी पे KW का वैल्यू होता था 10 टू द पावर माइनस 14। तो अगर इसका PKW लोगे माइनस लॉग 10 का पावर माइनस 14, तो 14 आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया PH प्लस POH बराबर 40। लेकिन वही अगर तुम 62 डिग्री सी पे लिखो, तो 62 डिग्री सी पे KW होता है 10 टू द पावर माइनस 13, यानी ये आ जाएगा PH प्लस POH बराबर 13। तो क्या नोटिस कर रहे हो, 25 डिग्री सी पे दोनों का जोड़ 14 है, तो 25 डिग्री सी पे अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन रहा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। अगर एसिडिक सॉल्यूशन रहा तो H प्लस OH माइनस से ज़्यादा होगा, यानी उसका pH जो है सॉल्यूशन का घट जाएगा, लेकिन दोनों जोड़ के 14 आना है, तो अगर pH घटेगा तो POH बढ़ जाएगा। लेकिन ये होता कब है, जब टेम्परेचर फिक्स हो 25 डिग्री सी। टेम्परेचर जब चेंज कर दिए 62 डिग्री सी कर दिए, तो तुम नोटिस करो दोनों को जोड़ के अब 13 ही आ रहा है, दोनों को जोड़ के अब 13 आ रहा है, अब दोनों को जोड़ के 14 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो तुम क्या नोटिस किए, अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH और POH सेम होगा, तो यहाँ पे pH और POH 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों जोड़ के 14 है और दोनों इक्वल है, तो 7 आएगा न्यूट्रल के केस में, पानी के केस में। लेकिन यहाँ पे अगर तुम प्योर वाटर की बात करोगे तो दोनों अगर सेम भी है तो जोड़ का 6.5 आएगा, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया था डिटेल में, यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से pH और POH दोनों घटा, लेकिन कब घटा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में। ठीक है, देखो बच्चों, मान लो कोई बोल दिया कि पानी है 25 डिग्री सी पे, तो बताओ इसका pH क्या होगा, तुम बोलोगे 7। अगर हम बोले कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के 62 डिग्री सी कर दिए और pH इसका 6.5 हो गया, अब बताइए ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो बहुत सारा बच्चा गलती से बोल देगा कि एसिडिक है, एकदम गलत। पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है। तुम पानी को गर्म कर दोगे तो वो एसिड नहीं बन जाएगा, वो पानी ही रहेगा। डिफरेंस क्या हुआ, तुम बोलोगे तो 7 से घट गया, तो मैंने ये कब बोला कि एसिडिक सॉल्यूशन का pH जो होता है 7 से कम होता है। एसिडिक सॉल्यूशन का pH 7 से कम
जब टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो तभी होता है। जब टेम्परेचर 62 डिग्री सी होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 6.5 से कम होता है। ठीक है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को दिमाग से तुम निकाल दो। हम एसिडिक बेसिक पे फिलहाल प्रूफ करने वाला जैसा कोई काम नहीं किए हैं। अगर तुम पानी को गर्म किए और पानी पहले 25 डिग्री सी पे था और 25 डिग्री सी से तुम उसको गर्म करके कर दिए 62 डिग्री सी, तो पहले पीएच अगर 7 था तो अब पीएच हो गया 6.5। अब यहाँ कंफ्यूज करने के लिए हम तुमको बोले कि जब पीएच 7 से 6.5 हो गया तो सॉल्यूशन का नेचर अब क्या होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? तो तुम बोलोगे कि न्यूट्रल ही होगा, क्योंकि 62 डिग्री सी पे जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो 6.5 ही होता है, अब 7 नहीं होता है। 62 डिग्री सी पे 6.5 हमारा ठीक बीच का पॉइंट होता है। तो जो सॉल्यूशन न्यूट्रल है उसका पीएच जो है 62 डिग्री सी पे 6.5 ही होता है, 25 डिग्री सी पे भले ही 7 होता है। ठीक है, नोट करो इसको। अभी तक हम क्या क्या बताएं? पहले हम बताएं कि H+ और OH- √KW होता है पानी के केस में। फिर हम बताएं कि 25 डिग्री सी पे पीएच और पीओएच 7 के बराबर पानी के केस में, 62 डिग्री सी पे पीएच और पीओएच 6.5 के बराबर। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच और पीओएच न्यूट्रल पॉइंट का डिक्रीज करता है, न्यूट्रल पॉइंट का। ठीक है, यहां तक हो गया। लास्ट में क्या प्रूव किया कि पीएच और पीओएच का जो जोड़ होता है वो pKw के बराबर होता है। यानी 25 डिग्री सी पे दोनों जोड़कर 14 आएगा और 62 डिग्री सी पे दोनों जोड़कर 13 आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो यहां तक। देखो बच्चों, इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन OH- से ज़्यादा हो। तो मैंने लिख दिया H+ बड़ा हो OH- से, दोनों साइड H+ से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा H+ का स्क्वायर, और यहाँ H+ से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा H+ इंटू OH- का कंसंट्रेशन। देखो H+ क्या आ गया, H+ इंटू OH- जो है इक्विलिब्रियम पे KW हो जाता है, और ये स्क्वायर दूसरे साइड गया तो ये हो गया √KW। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारा। बिल्कुल इसी तरह से अगर तुम बेसिक सॉल्यूशन को देखोगे, इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन में इसका उल्टा हो जाएगा। H+ जो है वो कम हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH- से। दोनों साइड फिर से H+ से मल्टीप्लाई कर दो तो H+ का स्क्वायर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू OH-, और यहाँ से आ जाएगा कि H+ जो है वो छोटा हो जाएगा √KW से। ठीक है, अगर हम 25 डिग्री सी पे बात करें, अगर हम बच्चों 25 डिग्री सी पे बात करें तो 25 डिग्री सी पे यहाँ से अगर निकालोगे तो 25 डिग्री सी पे KW कितना होता था, 10⁻⁻14। वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आ गया H+ का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से बड़ा। दोनों साइड लॉग ले लो तो आ जाएगा log H+ ग्रेटर देन log 10 का पावर -7, तो -7 आगे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, और ये हो जाएगा -7। लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इनइक्वलिटी जो है वो उल्टा हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो -log H+ को आप लिख सकते हो pH, और ये छोटा आ गया, सॉरी पहले से -7 था, माइनस लगा तो +7 हो गया। ये यहाँ तक समझ गए थे? दोनों साइड माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -log H+, और माइनस और माइनस +7 हो गया। ठीक है, इनइक्वलिटी उल्टा हो गया क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किए हो। pH आ गया <7। कब? 62 डिग्री, सॉरी 25 डिग्री सी पे। ये घटना घट रही है 25 डिग्री सी पे। इसी प्रकार से अगर यहाँ हम 25 डिग्री सी पे लिखें एट 25 डिग्री सी, तो इस वाले केस में H+ का वैल्यू आ जाएगा <10⁻14 का रूट, यानी 10⁻7 हो जाएगा। फिर से लॉग ले लो तो ये हो जाएगा log कंसंट्रेशन ऑफ H+, छोटा हो जाएगा log 10 का पावर -7, यानी -7 से छोटा। अब अगर तुम यहाँ पे माइनस साइन लेते हो तो आ जाएगा -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना, और ये माइनस से गुना किए तो ये हो जाएगा +7, और क्योंकि माइनस से दोनों साइड गुना किए हो तो इनइक्वलिटी फिर से चेंज हो गया। इसी को हम बोलते हैं pH। pH देखो 7 से बड़ा आ गया। तो क्या नोटिस किए बच्चों, 25 डिग्री सी पे pH 7 से छोटा आता है एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, और बेसिक सॉल्यूशन अगर लोगे तो pH 7 से बड़ा आता है। तो इस बेसिस पे अगर हम pH स्केल को ड्रॉ कर दें, pH स्केल, तो pH और pOH जोड़कर 14 तक गया था, तो 0 से 14 लिख दिया हमने। ठीक बीच में 7 होगा। अभी हमने प्रूव किया था कि 7 जो pH होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है। इसके पहले जो मिटाया था उसमें हमने प्रूव किया था कि pH 7 होता है, ठीक है, वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए।
अभी हमने प्रूव किया कि एसिडिक सॉल्यूशन में pH 7 से कम आता है, तो 7 से अगर कम जाओगे तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा, और pH 7 से ज़्यादा होता है बेसिक सॉल्यूशन में, है ना, यानी 7 से 14 के बीच में अगर pH रहा सॉल्यूशन का तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात तो तुमको पहले से पता था, नहीं क्या पता था कि ये सब कुछ तभी होता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सी हो। अगर हम टेम्परेचर को, ये pH स्केल जो आया ये 25 डिग्री सी पे आया, अगर हम pH स्केल ड्रॉ कर दे बच्चों 62 डिग्री सी पे, तो 62 डिग्री सी पे देखो क्या होगा। अगर हम 62 डिग्री सी की बात करें तो 62 डिग्री सी पे KW का वैल्यू 10⁻⁻13 होगा, तो यहाँ पे -6.5 आएगा, तो यहाँ 6.5 आएगा, -6.5 और यहाँ 6.5 आएगा। कहने का मतलब सारा डिस्कशन वही रहेगा, बस एसिडिक के केस में pH 6.5 से कम होगा और बेसिक के केस में pH 6.5 से ज़्यादा होगा। तो अगर हम वहाँ से pH स्केल ड्रॉ करें तो अब हमारा pH स्केल जो है वो 0 से 13 तक ही जाएगा, जिसके ठीक बीचों बीच में 6.5 होगा। 6.5 पे सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होगा। इससे पहले सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा और इसके बाद सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब 62 डिग्री सी पे टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो हमारा pH स्केल ही चेंज कर गया। अब हमारा रेफरेंस पॉइंट 6.5 हो गया, 6.5 से कम एसिडिक, 6.5 से ज़्यादा बेसिक, और 6.5 पे है तो न्यूट्रल। लेकिन 25 डिग्री सी पे अगर हम बात करें तो 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, और 7 पे है तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, नोट करो इसको। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे हम लोग। ये सवाल देखा जाए, कह रहा है KW वाटर का इतना है 60 डिग्री सी पे, तो व्हाट इज द pH ऑफ वाटर। वाटर की बात कर रहा है, प्योर सॉल्यूशन, और प्योर सॉल्यूशन में हमें पता है कि KW जो होता है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो होता है वो √KW के बराबर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ √KW के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर H+ तुम निकालोगे तो आ जाएगा रिजल्ट √9.62 इंटू 10⁻⁻14। तो 9.62 रूट होता है 3.1 का इंटू 10⁻⁻7। अब बच्चों अगर pH निकालोगे तो pH बराबर क्या, -log कंसंट्रेशन ऑफ H+, वैल्यू पुट करोगे तो -log 3.1 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, log m गुना n, इस पे इसको ब्रेक कर लो तो ये आ जाएगा -log 3.1 प्लस, और आगे में एक और माइनस आएगा प्लस के बाद, तो माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट, -log 10⁻⁻7। ठीक है, देखिए -7 आगे आया तो माइनस और माइनस +7 हो गया, और log 10 का वैल्यू 1, और माइनस हो गया log 3.1। तो फ्यूचर में देखो डायरेक्ट हम लिखेंगे इस चीज़ को, तुम -log 3.1 गुना 10⁻⁻7 किया। अब डायरेक्ट इसको देखो, 10 का पावर -7, जब -7 आगे आया तो +7 बन गया, और बाकी 10 का 10 लिख दिया, -log 3.1। अगर वैल्यू पुट करोगे इसमें तो आ जाएगा pH बराबर 7 माइनस, और log 3 जो होता है, कुछ log तुम याद रखना, एक तो log 2 याद रखना, log 2 का वैल्यू होता है 0.301 और log 3 का वैल्यू होता है 0.477। ये दोनों पक्के से याद रखना, इससे तुम्हारा, है ना, मैक्सिमम नंबर का log निकल जाएगा इन दोनों से। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो बता देंगे कैसे निकाला जाता है log, लेकिन इसको याद रखना इन दोनों को। तो ये देखो अप्रॉक्स में log 3 ही है, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 0.47, 3.1 है तो 478 ले लो, माइनस करोगे तो आ जाएगा 6.522। ठीक है, तो ये 6.522 जो हुआ ये न्यूट्रल पॉइंट हुआ, न्यूट्रल पॉइंट का ये pH हो गया। अगर pH इससे कम है किसी दूसरे सॉल्यूशन का, इसका नहीं, ये तो न्यूट्रल है तो इसका तो इतना ही होगा। अगर किसी दूसरे सॉल्यूशन का pH इससे कम है तो वो सॉल्यूशन पक्के से एसिडिक होगा। अगर किसी दूसरे सॉल्यूशन का pH इससे ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन पक्के से बेसिक होगा। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बताइए सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा 60 डिग्री सी पे ही, अगर उसका pH 6.7 है तो 6.7 इससे ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर हम बोलेंगे कि बेसिक होगा। अगले में कह रहा है 6.35 है तो 6.35 इससे छोटा है तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। देखो log 3 आ गया 0.477, 3-4 बार ट्राई कर लेना जैसे हम लिख रहे हैं। log 4 क्या होगा, तो 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अगर करोगे तो 2 log 2 यानी इसका डबल हो जाएगा 0.602। log 5 को लिख सकते हो 10/2, 10/2 का मतलब log 10 माइनस log 2, log 10 का मतलब 1 और 1 माइनस log 2, तो 1 में से log 2 अगर घटा दोगे तो आ जाएगा 0.699। log 6 को लिख सकते हो 2 into 3 यानी log 2 प्लस log 3 यानी इन दोनों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 0.778। ठीक है,
log 7 प्राइम नंबर है, इसको हम 2 और 3 का मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको अभी होल्ड पे रखो। log 8 हो गया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 यानी 3 log 2, तो जो भी log 2 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.903, ठीक है। log 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, इसका डबल कर दो, है ना। हाँ 3 का स्क्वायर 2 आगे आ गया 2 log 3, तो इसका डबल कर दोगे तो आ जाएगा 0.954, ठीक है। और log 10 तो पता ही है 1 होता है। अब देखो बच्चों, log 6 और log 8 के बीच में 7 है, तो log का जो ग्राफ होता है बिल्कुल लीनियर तो नहीं होता है, लेकिन वहां से तुम्हारा अप्रॉक्स में थोड़ा बहुत आ जाता है। log 6 का जो वैल्यू है, log 8 का जो वैल्यू है उसके ठीक बीच में अगर चले जाओ, ये 77 है और ये 90 है, 77 78 ले लो इसको, 0.78 0.90 और बाई 2 कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 1.68 बाई 2 यानी 0.84 आ गया। तो log 7 तुम अगर कैलकुलेटर से निकाल के देखना, अप्रॉक्स में इतना ही आ रहा होगा 0.84। तो इस तरह से रटे रहना। log 7 अगर निकालना हो तो log 6 और log 8 का एवरेज ले लेना। 0.778 को हमने अप्रॉक्स में 0.78 ले लिया, तो ये इसको रटने का एक तरीका हो गया, और बाकी सारे चीज़ों को तुम निकाल भी सकते हो। तो ये इतना याद रखना, बहुत तुमको काम आएगा डायरेक्ट log निकालने वगैरह में, और मैथमेटिकली जितने तुम साउंड रहोगे न्यूमेरिकल जो है उतना ही आराम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नोट करिए इसको। अगला हेडिंग दो बच्चों, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर कितना आयोनाइज करता है, तो एक्चुअल काम हमारा हो चुका है। H2O लिक्विड टूटा था H+ और OH- में, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था Kw। C का वैल्यू आया था 1000/18, C में से C अल्फा टूटा था, ये C अल्फा आया था, ये C अल्फा आया था। Kw बराबर हमने लिखा था इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन H+ का और OH- का इक्विलिब्रियम का। अगर हम 25 डिग्री C पे बात करें तो ये हो जाएगा C अल्फा का स्क्वायर, और Kw का वैल्यू पुट कर देंगे 25 डिग्री C पे 10⁻⁻14, तो यहाँ से C अल्फा आ गया 10⁻⁻14 का रूट यानी 10⁻⁻7, ठीक है। C अल्फा आ गया, आप C का वैल्यू पुट कर दो, तो C का वैल्यू था 1000/18, यहाँ से इंटू अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻7, यहाँ से अल्फा निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 1000 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10, है ना। अब एक काम करो, इसको 1.8 कर दो, तो तुम इसको 10 टाइम्स से घटा दिए, तो अगर ये 10 टाइम्स से घटेगा तो ये 10 टाइम्स से बढ़ जाएगा, और 10 टाइम्स से इसको अगर बढ़ाओगे तो ये -10 है, तो ये बढ़कर हो जाएगा -9। ये देखिए ये अल्फा आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻⁹। चाहे अगर परसेंटेज में हम इसको लिखे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7% आ गया। कहने का मतलब एक मॉलिक्यूल में 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 का रेसिप्रोकल क्या होता है 10 का पावर +9 यानी 1 बिलियन। तो हम सेम रेशियो को अगर मेंटेन करें तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि अगर 1 बिलियन तुम मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें मात्र एक टूटने वाला है। वाटर का सॉल्यूशन में अगर वाटर का प्योर वाटर में अगर वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या 1 बिलियन है तो 1 बिलियन में मात्र एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर एक H+ और एक अकेला सिंगल टाइनी सा OH- देगा। कहने का मतलब इसका डिसोसिएशन कम ही नहीं बल्कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम पानी टूटता है। यही रीज़न है कि प्योर वाटर जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि उसमें आयन होता ही नहीं है, बहुत ही कम आयन होता है। जब तुम उसमें नमक वगैरह मिला देते हो, सॉल्ट वगैरह मिला देते हो, तुम बोलोगे वाटर में फिर करंट कैसा लगता है, तो उसका रीज़न ये है कि वो प्योर नहीं होता बिल्कुल, उसमें बहुत सारा सॉल्ट वगैरह रहता है, तो वो आयंस के फ्लो की वजह से तुमको झटका लगता है। लेकिन अगर तुम प्योर वाटर लेते हो तो उसका 1 बिलियन मॉलिक्यूल में मात्र एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट करेगा, तो वो एक अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया समझ में, अल्फा हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ देख लो, हमने लिखा था अभी कुछ देर पहले H+ बराबर कंसेंट्रेशन ऑफ OH- बराबर √KW। तो तुम pH का एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ से ऐसा लिखें -log H+, तो ये आ जाएगा -log √KW, रूट को आगे ले लो तो ये हो जाएगा -½ log KW, -log H+ को लिख सकते हो pH, और -log KW जो है वो बन जाएगा pKw/2। कहने का मतलब pH बराबर POH बराबर ½ टाइम्स pKw, चाहे सीधे लिखो pKw/2। लेकिन ये वैलिड कब है, केवल 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 और केवल प्योर वाटर में वैलिड है, एसिडिक चाहे बेसिक सोल्यूशन में वैलिड नहीं है।
क्योंकि यहाँ से आया है, ये वाटर के केस में लगता था। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, वाटर की वजह से बस इतना कंट्रीब्यूशन आया कि ये दोनों इक्वल हो गया और इस फॉर्मूले के बराबर हो गया। KW का जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी सोल्यूशन में लग जाता है ना, कि H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होगा। इन दोनों का बराबर होना तभी वैलिड होगा जब न्यूट्रल सोल्यूशन है, जब प्योर वाटर है। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि -50 डिग्री सी पे लिक्विड अमोनिया जो है उसका आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻30 है। तो अमोनिया के बारे में लिखवाया था मैंने, NH3 लिक्विड प्लस NH3 लिक्विड, ये H प्लस छीना था तो ये बन गया था NH4 प्लस, दूसरा बन गया था NH2 माइनस, और इसका आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम सीधे इसको KC ही लिख देते हैं। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब आयंस का प्रोडक्ट, और आयंस का प्रोडक्ट अगर लिखोगे तो आ जाएगा NH4 प्लस इंटू NH2 माइनस। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा कि हम इससे डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे लिखा हुआ है आयनिक प्रोडक्ट। अब अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो इक्विलिब्रियम पे हमने बोला था ये लिक्विड का तो कोई मतलब नहीं है, ये C अल्फा ये C अल्फा आता है, इक्वल आता है, तो वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा C अल्फा का स्क्वायर बराबर KC, जैसे वाटर के केस में KW होता था उसी तरीके से, और यहाँ से C अल्फा निकालोगे तो अंडर रूट KC आ जाएगा, और ये वैल्यू हो गया कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH2 माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट KC, और वैल्यू दिया हुआ है KC का 10⁻⁻30, तो वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया 10⁻15 मोलर। हमसे पूछ रहा है कि एमाइड आयन का कितना आयन होगा, कितना नंबर पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा है, कितना आयन होगा पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो NH2 माइनस जो है हमारा आ गया 10⁻15 मोलर। मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, और एक तो तुम अगर याद है तुमको, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। अगर ये याद है तो तुम्हारा काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा, याद भी रखना। और डेसीमीटर क्या होता है, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। तो ये कॉमन मतलब यूनिट कन्वर्जन है, ये सब बहुत ही बचपन में पढ़े थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे तब डेसीमीटर सेंटीमीटर पढ़े थे तुम लोग। तो अगर नहीं याद होगा तो इस चीज़ को नोट कर लेना, काम आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मोल को नंबर में चेंज करो, तो मोल को नंबर में चेंज करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में 1 लीटर है, 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 10⁻15 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है कि एवोगाड्रो नंबर इतना लेना है, 6 लेना है, लिख दिया हमने डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर। वैल्यू पुट कर दो तो 1 डेसीमीटर का क्यूब है, यानी 1 डेसीमीटर गुना 1 डेसीमीटर गुना 1 डेसीमीटर। वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा 100 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर इंटू 100 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 23 यहाँ पे था, -15 पहले से था, और नीचे में आ गया 202020 यानी 6 आ गया। तो 6 को जब ऊपर भेजोगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻21 इंटू 6 इंटू 10⁻23, और पावर में 23 है, पावर में -21 है, ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा, 10 का पावर 2 यानी 100, 100 को 6 से गुना करोगे 600, यानी पूरा मैथ्स है यहाँ से। तो ये हो गया 600 आयंस पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, आ गया ये, है ना, खुद से भी एक बार ट्राई कर लो। तो जैसे वाटर के केस में हमने ब्रेक किया था वैसे इसको भी ब्रेक किया है, बिल्कुल सेम डिस्कशन है, बस H प्लस और OH माइनस की जगह पे अमोनियम आयन और एमाइड आयन हो गया है, नोट करो। अगला देखते हैं बच्चों, अगले में कह रहा है कि सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट प्योर फॉर्मिक एसिड का डिफाइन किया है इस तरीके से, K बराबर SCOH2 प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी H2 प्लस और SCO माइनस। तो हमने एसिडिक एसिड का लिखा था, तो फॉर्मिक एसिड का भी उसी तरह से लिख दो, SCOH का 2 मॉलिक्यूल होगा और ये रिएक्शन करके बना रहा होगा H C डबल बॉन्ड C डबल O H2 प्लस और साथ में S C डबल O माइनस। इक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, तो ये आएगा C अल्फा, ये भी आएगा C अल्फा, अगर लेफ्ट साइड से C माइनस C अल्फा टूटता है तो यहाँ दे रखा है K बराबर H C डबल O H2 प्लस इंटू H C डबल O माइनस। वैल्यू पुट कर दो तो C अल्फा इंटू C अल्फा
और k का वैल्यू दिया है 10⁻⁻⁶, यहाँ पे 10⁻⁻⁶, तो C अल्फा बराबर आ गया 10⁻⁻3। स्क्वायर हो गया, स्क्वायर उधर गया तो रूट हो गया। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर कंसंट्रेशन हमें पता हो तो अल्फा निकल जाएगा। और पूछ क्या रहा है लास्ट में, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्मिक एसिड आर कन्वर्टेड टू फॉर्मेट आयन, है ना, ये होता है फॉर्मेट आयन HCOO-। कह रहा है कि इसका कितना % प्रोडक्ट में गया है, यानी हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है उसके बजाय परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकाल कर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। लेकिन पहले तुमको C पता होगा तब। तो एक बात बताओ, प्योर कंपाउंड का कंसेंट्रेशन निकालना तो तुम सीखे थे कंसेंट्रेशन टर्म में। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, किसकी बात हो रही है, HCOOH लिक्विड, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर cc, चाहे ग्राम पर ml। कंसेंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर के लिए पहले हम 1 लीटर फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं, 1 लीटर हमने प्योर लिक्विड ले लिया। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। अगर हम 1 लीटर में इसका मोल निकाल ले तो काम हो जाएगा हमारा। अगर हम फिर से समझना, 1 लीटर में इसका मोल निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो 1 लीटर का मतलब क्या, 1000 ml, 1000 ml ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मास आ जाएगा। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.15 से, तो मास निकल के चला आया। और मास को डिवाइड कर दोगे मोलर मास से तो मोल आ जाएगा। और इसका मोलर मास कितना, COO 44, 44 में 2 जोड़ दो 46, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1150 डिवाइडेड बाई 46 मोल पर लीटर। तो बच्चों प्योर फॉर्मिक एसिड का आपने मोलरिटी निकाल लिया, यानी C निकल के आ गया। अब इस C का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, है ना, यहां से हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। हेंस अल्फा बराबर 10⁻³ इंटू C, दूसरे साइड रेसिप्रोकल में चला गया, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे 46/1150। सही है, अल्फा निकल के आ गया, लेकिन हमसे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन अगर निकालोगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ इंटू 46 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1150। 100 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 0.1 में इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.6/1150 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को सॉल्व करोगे तो ये, है ना, एग्जैक्ट में ही आएगा, अप्रॉक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट में आ रहा है। इसको आप लिख सकते हो 46/11,500। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख सकते हो, अगर मान लो कि हम ऊपर और नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो क्या आ रहा है, 115 से 460 जो है वो 4 बार में कट रहा है, तो हो जाएगा 4/1000, और 4/1000 को आप लिख सकते हो 0.004%। एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से खुद से भी ट्राई कर लो इसको। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। हमने प्योर कंपाउंड जो कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वैसा कंपाउंड जो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, जो अपना दोनों आयन प्रोड्यूस करता है सेल्फ आयोनाइजेशन के द्वारा, चाहे ऑटो प्रोटोलिसिस के द्वारा, है ना। H2O जैसे एम्फोटेरिक था, H+ और OH- दोनों दे रहा था। अमोनिया जैसे था, वो एम्फोटेरिक तो नहीं था, लेकिन NH4+ और NH2- भी दे रहा था। ठीक है, तो हमने वैसे कंपाउंड के केस में उसके आयोनाइजेशन को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया। हमने KW देख लिया, सेल्फ आयोनाइजेशन देख लिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट देख लिया, एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पे pH बढ़ता है या घटता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होता है, KW में किस तरह से चेंज आता है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन को कैसे हम लगाते हैं KW को निकालने के लिए। तो ये सारी बातें हो चुकी। ठीक है, तो इसको याद रखना। अगले क्लास में हम लोग pH निकालना सीखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का, चाहे उनके मिक्सचर का। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।